हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन मार्च 2025 की, जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे एनवायरनमेंट के अपने शॉर्ट्स को। बहुत ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत करीब आता जा रहा है प्रीलिम्स का पेपर। तो हम सबसे पहले आज शॉर्ट्स में देखेंगे IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में। गाइस, हम पढ़ने आज जा रहे हैं। 4 ऐसी नई साइट्स हैं जिनको IUCN की ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। तो चाहे वो शरण नेचर रिजर्व हो, किंग अब्दुल लजीज रॉयल नेचर रिजर्व सऊदी अरबिया का हो, ठीक है, अकाका मरीन रिजर्व ऑफ जॉर्डन हो, सरबू नयर प्रोटेक्टेड एरिया फ्रॉम यूएई हो, इन सभी एरियाज को IUCN की ग्रीन लिस्ट में डाला है। समझते हैं ये IUCN की ग्रीन लिस्ट क्या है। और उससे पहले याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद पता होना चाहिए कि सऊदी अरबिया की कौन सी लोकेशन है, जॉर्डन की कौन सी लोकेशन है जहाँ पर इनको IUCN की ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। IUCN की ग्रीन लिस्ट का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको एक ग्लोबल प्रोग्राम दिया जा रहा है सर्टिफिकेशन का, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि आप अपने कंजर्व्ड या प्रोटेक्टेड एरिया को संभाल के रखें, इफेक्टिव तरीके से उसको प्रमोट करें और साथ ही साथ उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस करें, बेंचमार्क रखें अपना, ताकि आपका कंजर्वेशन मैनेजमेंट अच्छा होता जाए। क्योंकि हमें SDG गोल जो लाइफ ऑन लैंड है उसको भी पूरा करना, और HE का जो टारगेट 11 है जिसमें हम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, उसको फुलफिल करने के लिए। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरियाज वो इंक्रीज हो जाए और उसको सही ढंग से मैनेज भी किया जाए। सेकंड हमारा टॉपिक है 58th टाइगर रिजर्व के बारे में। माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना, वो भारत का 98वां यानी 58th टाइगर रिजर्व बन चुका है। इट बिकम्स 9th टाइगर रिजर्व फ्रॉम मध्य प्रदेश। भारत का 58 है, मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। अदर देन टाइगर रिजर्व MP में रत्तापानी है, वीरांगना है, दुर्गावती है, संजय डुबरी है। जितने भी अदर जो टाइगर रिजर्व है वो ये सब है, संजय डुबरी है, सतपुरा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है। ये सारे भी आपके टाइगर रिजर्व का पार्ट ही है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। अब हम समझते हैं माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्यों टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट लिए जा रहे हैं, समझते हैं। माधव जो नेशनल पार्क है, इसकी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट चंबल रीजन में है, सेंट्रल हाईलैंड में है। और ये बेसिकली अपर विंध्य हिल्स को फॉर्म कर रही है और ये नोटिफाई की गई है 1958 में एज अ नेशनल पार्क। लेक्स कौन कौन सी हैं? साख्य सागर है, माधव सागर है। ये सदर्न पार्ट ऑफ पार्क में लेक्स भी हैं। यहाँ पे कौन कौन सा फ्लोरा और फौना रहता है वो भी समझते हैं। फौना की बात करें यहाँ पर, तो जो भी एनिमल्स हैं वो नीलगाय है, चिनकारा है, चौसिंगा है, चीटल है, बाकिंग डियर है, लेपर्ड है, जैकाल है, पाइथन है, ये सारा है। फूलों की बात करें या पत्तियों की बात करें तो नदन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई थॉर्नी होते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है जो डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है वो है करधाई। समझ गए? तो भारत ने ऐसे कौन कौन से एफर्ट ले रहा है टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो, बहुत पुराने टाइम से ही हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए थे। तो आपका सवाल ये है, कमेंट सेक्शन में बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब आया इंडिया में, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों इस पे पैसा लगाते हैं। दूसरा, इसमें कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड भी है कि आपको कैसे कैसे संभालना है, एक्रीडेशन भी मिलती है अगर आप सही ढंग से उसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, लॉन्च की गई भारत द्वारा, ताकि फ्यूचर ऑफ बिग कार्स एंड देयर लैंडस्केप्स को बचाया जा सके। बिग कार नहीं है, कैट्स हैं ये, मतलब कि वही टाइगर्स वगैरह। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स भी हैं, टाइगर अलाइव इनिशिएटिव्स भी चलाया जा रहा है। ये सभी इसीलिए ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के लेवल पर कराया जा रहा है क्योंकि हमें टाइगर्स की ज़रूरत है। अब प्रोसेस क्या होता है किसी भी टाइगर रिजर्व को भारत में डिक्लेयर करने के लिए, कि फला जगह, जैसे भी माधव नेशनल पार्क को क्यों डिक्लेयर किया गया होगा। तो टाइगर रिजर्व नोटिफाई सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? वो प्रोविजन चेक करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जो सेक्शन 38 फिफ्थ है। और फिर NTCA भी इनको एडवाइस देता है, हाँ भाई इसी इलाके को बना दो भी आप टाइगर रिजर्व। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रपोजल ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट, स्टेट को मिलता है प्रपोजल। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मिलने के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको NTCA को बताना होता है। फिर NTCA जब आपका प्रपोजल रिकमेंड करता है, ड्यू पूरे अच्छे से चेक करने के बाद, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी ये फला एरिया अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। अब टाइगर को वैसे साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। कहाँ रहता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहेगा, ग्रीन ग्रासलैंड, सवाना, इन सब में रहता है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन बिग कैट्स है,
टाइगर्स आर रिलाई ऑन साइट एंड साउंड, ज़्यादातर इसमें रहते हैं। सॉलिटरी में यहाँ पर है ये बिटवीन एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग। नॉक्टर्नल है, एम्बुश प्रेडेटर्स हैं, गुड स्विमर्स वगैरह हैं। कंजर्वेशन स्टेटस ध्यान रखना, इंडेंजर्ड है या आईयूसीएन की लिस्ट में। कौन? टाइगर। अपेंडिक्स 1 की साइट में भी है, शेड्यूल में भी है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बात की जाएगी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो देखो क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में भी क्या हुआ, हेरिटेज साइट में भी कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव है तमिलनाडु का, इसको सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में, जो कि अब ध्यान रखना मदुरई में ये अरीतापट्टी पहला था, ठीक है, इसीलिए इसको सेकंड बोला जा रहा है। समझ में आया? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मदुरई में अरीतापट्टी थी और तमिलनाडु में कसमपट्टी है। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ पर है? नियर आपके डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है अलागर मलाई रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास ये देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का मतलब क्या है? कह रहा है मतलब ये होता है इसका कि एक तो ये यूनिक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यहाँ बहुत आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, इतनी स्पीशीज मिलेंगी, एंडेमिज्म हो, रेयर हो, एंडेमिक, हर तरह की की स्टोन स्पीशीज मिलेंगी, जो थ्रेटन भी होती हैं वो भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट इलाका है। तो जो सेक्शन 37 ऑफ वन ऑफ आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसी ने बताया, स्टेट करा स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया लोकल बॉडीज को बता के इसको घोषित करो, ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, ये इतने सारे इतने इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ मिलते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है, कौन से फॉरेस्ट के रिजर्व के पास है ये? अलागराई मलाई रिजर्व फॉरेस्ट के पास है। अब यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकाला है, पब्लिश किया है। तो रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की गई है? यूनेस्को द्वारा की गई है। इसमें ये बताया है कि जो माउंटेन्स हैं या वाटर टावर्स हैं, अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं, वो कैसे किसी इकोसिस्टम को सस्टेन रखते हैं, उनकी लाइफ कैसे इनकी वजह से है। तो देखो, माउंटेन इकोसिस्टम का मतलब है कि वहाँ पर फॉरेस्ट कवर 40% होगा ही होगा ग्लोबल माउंटेन एरिया में। एलिवेशन पे आपको ग्रासलैंड टुंड्रा मिलेगा। वाटर रेगुलेशन की बात की जाए तो भाई ये भी 2/3 इरीगेशन का पानी जो एग्रीकल्चर के लिए लगता है वो भी माउंटेन की देन है। कार्बन को स्टोर करने का काम भी माउंटेन करते हैं, माउंटेन जो सॉल्ट्स हैं वगैरह हैं वो सब भी हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो माउंटेन सिस्टम में 25% वर्ल्ड का 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ये भी है। अब यहीं पर ये कह रहे हैं कि जो हिंदू कुश हिमालयस की बात आती है तो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट अल्पाइन इकोसिस्टम है ग्लोबली, 4000 मीटर अबव सी लेवल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इट होल्ड्स 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर ग्लेशियर्स हैं इसके पास, लार्जेस्ट स्टोर हाउसेज हैं इसके पास, स्नो के बने हुए हैं। अच्छा, इसी में ही ना टेबिटन प्लेट्यू है, पामिर हैंगडन है, ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो ये इसको थर्ड पोलर वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है हिंदुकुश को। अब माउंटेन इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, वाई वी आर डिस्कसिंग, देखो ये तो पता चल गया ना आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बन को स्टोर कर रहा है, इरिगेशन के लिए मदद कर रहा है, वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वल्नरेबिलिटी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि ग्लेशियर हो रहे हैं लॉस। रैपिड मेल्टिंग जो एंडेस पे हो रही है, हिंदुकुश हिमालयस में हो रही है, तो मतलब हम सोच रहे हैं 50% ग्लेशियर लॉस हो जाएगा 2100 तक का। पानी कहाँ से लाओगे? और वाटरमेलन स्नो का क्या करोगे? उसका भी इफेक्ट है, रेड एल्गल ब्लूम जो हो जाता है उसकी वजह से स्नो और ज्यादा मेल्ट हो रही है। अर्बनाइजेशन तो पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की धज्जियां उड़ाई हुई है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का, इतने सारे डिजास्टर्स को इनवाइट कर रहे हो आप। तो कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये जितना भी ये सब हो रहा है, ब्लैक कार्बन, ये सब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी पहुंचाएगा। माउंटेन इकोसिस्टम गया तो तैयारी करो, जीना सांस लेना पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। कौन करता है इसको? 2025 की रिपोर्ट आई, आईईए इसको निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या है? ग्लोबल एनर्जी डिमांड की बात कर रही है कि भाई 2.2% इंक्रीज हुआ है 2024 तक। नाम क्या है इसका? इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। 80% इसकी डिमांड है। 80% अगर ग्लोबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन में इंक्रीज होता है तो वो रिन्यूएबल सोर्सेज या न्यूक्लियर की वजह से है। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल जनरेशन दे। तो क्या है, जो सोलर, पीवी, विंड, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिक कार्स का डिप्लॉयमेंट आप करते हो, उससे भी आप 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली बचा लोगे। तो कह रहा है कि भैया जरा सतर्क हो जाओ, इतना सब कुछ हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के पास जाओ या सोलर पीवी वगैरह लगाओ, नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे, 7% ग्लोबल इमिशन बढ़ाओगे आप। सारी रिपोर्ट्स के बारे में गाइस लिख लो, ये बहुत काम आएंगे आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में मजा आ जाएगा आपको अपने आंसर्स को इस तरह से लिखोगे तो। नेक्स्ट रिपोर्ट है वाटर एयर क्वालिटी की रिपोर्ट है जी, 7th रिपोर्ट है, इसको IQAR निकालता है। क्या? IQAR।
रिपोर्ट ने पूरा बताया कि ग्लोबली एयर क्वालिटी का क्या स्टेटस है, साथ में कुछ फाइंडिंग्स दी हैं। देखो जी, 7 कंट्रीज हैं जो WHO को मिलती हैं एनुअल एवरेज, जिसका PM 2.5 गाइडलाइंस है। ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ये सब ने बनाया। 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज 2024 की कौन कौन सी हैं? 4 है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कॉन्गो, ये सब है। अच्छा, दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। हम भी वहीं रह रहे हैं, लेकिन देख लो कहाँ रह रहे हैं। असम को बताया जा रहा है कि भारत की मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया 2024 का। बिरनहट जिसका नाम है, ओशनिया वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट रीजन है। अगर पेपर में आ जाए, देखो ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं, पोल्यूटेड पोल्यूटेड। क्लीनेस्ट रीजन कहाँ है फिर? ओशनिया में। कहाँ पर है? ओशनिया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने बजट फॉर क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या किया, पहला लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी को इंक्लूड किया है सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर के अंदर, बजट के अंदर। अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्यों 1/3 बजट जो है वो क्लाइमेट एक्शन के लिए ही लगाया है? क्योंकि इनका सारा ध्यान है कि 2070 तक हमें नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के है ना, बृहन मुंबई आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्लाइमेट बजट को अनवील करना बहुत ज़रूरी है। अब क्लाइमेट बजटिंग होता क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट बजटिंग? यानी ऐसा सिस्टम जहां पर आप क्लाइमेट के उसमें कमिटेड हो, कि कोई भी पॉलिसी एक्शन बजट आप बनाओगे, आप कमिटेड हो। इसका मतलब क्लाइमेट टारगेट्स को आपको सिटी एक्शन प्लान से बनाना है, और इसी में आपने पूरा उसको लगाना भी है। ठीक है। अब क्लाइमेट बजटिंग सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट होगा कब? तो होगा इमिशंस, और साथ ही साथ आपके जो भी अगर आप डिजाइन करोगे तो फाइनेंशियल मॉडल्स अच्छे हो जाएंगे। अब मैकेनिज्म क्या है फॉर लोकल गवर्नमेंट क्लाइमेट फाइनेंस? तो कह रहा है ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिकल ट्रांसफर्स या पोल्यूशन एंड कंजेशन चार्जेस वगैरह लगाओगे, इसी से फायदा है। और ये इस पे सोचना पड़ेगा, क्लाइमेट बजटिंग के बारे में आज से ही हर स्टेट को सोचना पड़ेगा, अगर हम सच में चाहते हैं 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन पर पहुंचना। फिर चाहे उसके लिए हम ये सब सीखें, वडोदरा ग्रीन मुनी बॉन्ड लगाना पड़े, या लोकल लेवल पर आपको कोई क्लाइमेट एक्शन लेना पड़े, वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। लंदन कंजेशन चार्ज ऐसे लगता है, अपने देश में भी लगा हुआ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइमेट एक्शन देखो कैसे ले सकता है, बड़ी ज़रूरी बात है। देखो वेरीड, हर ना क्लाइमेट एक्शन उस हिसाब से लिया जाए जहाँ पर जैसा क्लाइमेट है, वो लोकेशन को देखो, जोग्राफिकली देखो, ये भी देखो वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2024-25 में मुंबई वालों ने 30% कैपिटल बजट इस पे लगाया कि हम कैसे अर्बन फ्लडिंग को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा मुद्दा होता है, बारिश बड़ी आती है, बड़ा हाल बेहाल रहता है। फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है, जैसे कोई एक्सट्रीम वेदर देखे, कहीं लैंडस्लाइड आ गई, फटाफट पहुंचो वहां पर। और ये भी ध्यान रखो, देखो हर चीज का हल ना हमें अपनी लोकल और ट्रेडिशनल नॉलेज में भी जरूर मिलेगा। कुंडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान की कितनी फेमस है बताओ, वहां पे कितना इसने इफेक्टिव बना रखा है, तो हम क्यों नहीं मदद लेते हैं? समझ रहे हो? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम 2030 का ग्लोबल फॉरेस्ट विजन को पढ़ने जा रहे हैं, प्रायोरिटी एक्शन फॉर गवर्नमेंट इन 2025, और इसको रिलीज करा है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट वालों ने। क्या है ये? न्यूयॉर्क द्वारा लेकर आए हैं डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट प्रोग्रेस, सिविल सोसाइटी लेड है। इसमें काम ये करने वाले हैं ये लोग, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट गोल्स के प्रति काम करेंगे। 2014 में आया गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा, और ये वॉलंटरी है नेचर में, इसके 10 गोल्स और इंडिया में इसमें इंडोर्स भी नहीं करा गया। 8 प्रायोरिटी एक्शन इसमें लिए जाएंगे। कौन कौन से? एम्बिशन वाइज में क्या करा जा रहा है, कुछ फॉरेस्ट गोल्स को नेशनल क्लाइमेट के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है। पार्टनर टू प्रमोट लीगल एंड डिफॉरेस्टेशन है, कन्वर्जन है, डिग्रेडेशन फ्री ट्रेड है, ये सब करने की जरूरत है। फिनेंस की बात करें यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंटली हमें फिनेंस जो है वो फॉरेस्ट के इनलाइन करके काम चलाना है। सिक्योर करना है लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ये भी काम करना है, सब किया जाएगा इसके अंदर। गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनको बताया जाएगा, वो भी चेक करेंगे कि फॉरेस्ट रिलेटेड कितनी रिस्क है, उसको कैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले कैसे दूर कर सकते हैं। रीपर्पज अगर हमें सब्सिडी करनी पड़ रही, मान लो कोई हार्म हो गया फॉरेस्ट है ना, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, लैंड यूज सेक्टर को कैसे बढ़ाना है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये सारे काम इस एक्शन प्लान में लिए जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आएगा अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के बारे में, जिसको ACC कहते हैं। अब ये क्या है सरकमपोलर करंट? देखो साइंटिस्ट ने वार्न करा है कि ACC माइट स्लो डाउन बाय अराउंड, ACC को बोला गया है कि भाई 20% 2050 तक तुम स्लो डाउन कर दो हाई कार्बन एमिशन सिनेरियो। क्या है आपका अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट?
स्ट्रॉन्ग है, लार्जेस्ट विंड ड्राइवन करंट है अर्थ पे, और ये क्लॉकवाइज चलता है अंटार्कटिका के आसपास। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स होती है, और ये ओनली करंट है जो आपके प्लैनेट और पूरे अटलांटिक पैसिफिक इंडियन ओशन में कनेक्ट करता है। और ध्यान रखना, कोल्ड करंट का पार्ट है, इसी क्या है, कोल्ड करंट का पार्ट है, बैरियर है ये, और ये वार्मर वाटर को अंटार्कटिका में पहुंचने से बचाता है, बड़ा मदद जबरदस्त है। इवन आपको पता है ओशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये। इन्वेजिव स्पीसीज जैसे बुल वुल के होते हैं, इनको ब्लॉक करता है कि किसी कॉन्टिनेंट वगैरह में या अंटार्कटिका में ना पहुंच जाए। लेकिन ये वीकेंड हो रहा है, दुख की बात तो ये है, क्योंकि ओशन की सैलिनिटी चेंज हो गई है, आइस शेल्फ मेल्ट कर रहा है, तो ये वीकेंड होता जा रहा है। अब ये इतना सिंक होता जा रहा है कि अपना काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा है। विंड पैटर्न वैसे ही चेंज हो गए हैं वेस्टर्ली विंड्स के। दूसरा, सी का जो आइस है वो रिड्यूस होता जा रहा है, तो और ज्यादा उसमें इनपुट जो है वो फ्रेश वाटर के वो और वार्म होते जा रहे हैं। अब इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट बड़े गंदे हैं। अगर ये वार्म हो गया ना कोल्ड करंट, तो आप ये समझ लो एक्सट्रीम इवेंट आने शुरू हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, फूड वेब पर बड़ा गंदा असर पड़ेगा, और उसके बाद आपका ग्लोबल ओशन करंट सिस्टम पूरा हिल जाएगा। इतना जबरदस्त हाल करेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कह रहा है डीप सी इकोसिस्टम जो डिस्कवर किया गया है आपके अंटार्कटिका में। तो ये देखो जी, थ्राइविंग डी सी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा आइसबर्ग डिटैच करेगा फ्रॉम जॉर्ज वाइज आपके शेल्फ को। ये डिस्कवरी बेसिकली आई जब चैलेंजर 150 इनिशिएटिव चल रहा था ओशनोग्राफी का, और ये 2021 से 30 तक आपको पता ही है ओशन डिकेड एक्शन लेने की बात की जा रही है। और ये पूरा डीप सी इकोसिस्टम पता है क्या है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना यानी बायोल्यूमिनेंस की बात की जा रही है। जो स्पीशीज है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्री मेट्स वगैरह मिल पाए। वर्टिकल माउंटेन्स इसलिए बनाया जाता है माइग्रेशन, ताकि जो जू प्लैंक्टन्स हैं, फिश है, वो डेली माइग्रेट करते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो फूड स्कार्स एरियाज हैं, एनिमल सर्वाइव विद मिनिमल एनर्जी, आपको पता ही है। अभी कह रहे हैं कि फ्लरिशिंग इकोसिस्टम हो, यानी जो डेप्थ हो वो 1300 मीटर हो, मेसोफेलिजिक जोन हो, तो यहाँ पर लार्ज कोलर स्पॉन्जेस वगैरह हैं। इन इकोसिस्टम्स को बोला जा रहा है कि आप 150 मीटर थिक आइस से तो आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहो। फिर नई नई स्पीशीज आ गई हैं, जाइंट सी स्पाइडर है, ऑक्टोपिया है, जाइंट वेंथम जेलीफिश है, इसको लेकर आया गया। अब डी सी वो इकोसिस्टम है क्या, देखो इसका मतलब है 200 मीटर के डिफाइन करा गया। सी बेड आपका अल्फोटिक जोन है, जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती है, 80% अर्थ का मेरीन एनवायरनमेंट वहीं रह रहा है। आप समझो प्लैनेट के लार्जेस्ट बायोम को डीप सी इकोसिस्टम ही रिप्रेजेंट करता है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट को रेगुलेट ये करता है, कार्बन को स्टोर ये करता है। तो आप क्या सोचते हो, डीप सी इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है? आप सोचो इसके होने की वजह से ही आपको एबिसल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ सी कुकुम्बर्स रहते हैं। मरीन स्नो भी इन्हीं की वजह से, और ये सबसे ज़्यादा कार्बन को सिक्वेस्टर करती है। हाइड्रोथर्मल वेंट वगैरह जो बनते हैं जिसमें ट्यूब वॉर्म है, दूसरे आपके स्पीशी रहते हैं, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। वेल फॉल्स है, वो भी यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो आप सोचो कितने सारे लोगों को ये हैबिटेट दे रही है, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज आपका ओकोकुल, यहाँ पर ये ग्लेशियर है, इसको माना जा रहा है कि फर्स्ट ग्लेशियर है जिसको डेड माना जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से ये गया गर्म, टाटा बाय बाय हो गई है इसकी, इसे मूव नहीं करता। ये डोम शेप ग्लेशियर होता था, अब तो भाई जैसे ही वो ओकेश आपका शील्ड वोल्केनो फूटा, उसके बाद से बहुत देखा जा रहा है कि डिसअपियर हो गया है। कई कई जगहों में दिखता ही नहीं है ये। बहुत सारी लोकेशंस के नाम आपको दे रखे हैं, ये सारे ग्लेशियर्स हैं डिसअपियर हो चुके हैं। क्लार्क हो, एंडरसन हो, ग्लिसन ग्लेशियर हो, सारे के सारे बह चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा। अब ग्लेशियर था क्या, परमानेंट जो स्नो और आइस का एक्यूमुलेशन होता है, और वो फ्लो करता है स्लोली स्लोली लैंड की तरफ, वेट और ग्रेविटी की वजह से। ये आपके एनुअल टेम्परेचर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के क्लोज होता है, प्रेसिपिटेशन विंटर में होती है, और उसी में और ज़्यादा स्नो फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है। अब ग्लेशियर का बड़ा फायदा है, भाई पानी का रिजर्वॉयर है, फूड ये दे रहा है, बायोडाइवर्सिटी को ये संभाल रहा है, इतना काम करता है। लार्जेस्ट आपको फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में ही मिलेंगे, समझ रहे हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अभी क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो बड़ी चिंता की बात है। वाटर साइकिल डिसरप्ट, नेचुरल डिजास्टर और बढ़ जाएंगे, हैबिटेट लॉस के लिए आप तैयार रहो गंदे लेवल पर। फिर ये कह रहे हैं कि इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, कह रहा सबसे बड़ी बात ये हुई है कि 2025 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की तरह मनाया जा रहा है। तो जो भी नेटवर्क प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सब भी भारत में हिमांश करके रिसर्च स्टेशन वगैरह भी तैयार किए गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इस आपका नरवाल के बारे में बात करें, तो रिसेंटली नरवाल को स्टडी किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देयर टस्किंग बिहेवियर को लेके। तो लॉन्ग टस्क है, विच इज एक्चुअली अ टूथ बेसिकली, आप जानते ही हो। और मेल्स हैव अ टस्क, फीमेल्स के पास नहीं होती हैं, वेरिएशंस होती हैं वहाँ पर।
कुछ फीमेल्स की छोटी टस्क होती है, कुछ मेल्स में होती ही नहीं है। तो टस्क का यूज़ क्या होता है, कोई नमक को सेंस करना हो, टेम्परेचर को देखना हो, हंटिंग देखना हो, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो तो उसको महसूस करना। तो साइंटिफिक जो नरवाल का नेम है वो है मॉन्डन मोनकोरस वेल विद वन टूथ एंड वन हॉर्न। आर्कटिक वाटर में मिलेगी आपको, कनाडा, ग्रीनलैंड वगैरह में। आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। फीमेल 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, मेल्स का कम होता है 84 ईयर। जेस्टेशन पीरियड रिप्रोडक्शन जो 13 से 16 मंथ के लिए करते हैं। लास्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट के शॉर्ट का, ब्लू फ्लैग। ऋषिकुंडा बीच को मिला है ये ब्लू फ्लैग टैग, जो पहले विड्रॉ करा था ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, अभी मिला है इनको। विशाखापट्टनम में है और ओनली ब्लू फ्लैग बीच है ये आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब ये होता है ब्लू फ्लैग टैग मिलने का, ये ज़्यादातर पहली बात तो बीचेस मरियाना सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड्स को मिलता है। डेनमार्क कन्फर्ट करता है इसको, वहीं पर एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। क्या किस क्राइटेरिया पे दिया जाता है ब्लू फ्लैग का टैग, कि एक तो जो एप्लीकेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी पे ध्यान दे रहा है, उसको ये एक तरह से अवार्ड के फॉर्म में दिया जाता है। तो इंडिया में किसको मिला है, ऋषिकुंडा बीच। कहाँ पर है ये, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।